क्या आपको पता है दुबला हाली प्रथा क्या है? क्या आपको पता है शारदा एक्ट में लड़कों के लिए विवाह की आयु कितनी रखी गई? क्या आपको पता है वारेन हेस्टिंग्स ने वित्तीय नियंत्रण परिषदों की स्थापना कहाँ की? अगर नहीं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए वीडियो में बने रहें, और अगर आप ये तथ्य जान रहे हैं तो ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसका टाइटल है ब्रिटिश कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं समाज, और प्रश्नों का लेवल है एडवांस। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को स्थायी बनाना चाहता था। ऑप्शन बी, जॉन सोर इस व्यवस्था को निश्चित अवधि के लिए चाहता था। ऑप्शन सी, जेम्स ग्रांट ने इसमें राजस्व संग्रह के लिए सन 1790 से 91 ईस्वी को आधार वर्ष स्वीकार किया। ऑप्शन डी, जॉन सोर ने इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जेम्स ग्रांट ने इसमें राजस्व संग्रह के लिए सन 1790-91 को आधार वर्ष स्वीकार किया। नहीं, ऐसा नहीं है। जेम्स ग्रांट ने इस व्यवस्था के अंतर्गत आधार वर्ष को 1765 स्वीकार किया है। मतलब ये कि जेम्स ग्रांट ने इस बात पर कि लगान कितना होना चाहिए, भू राजस्व कितना होना चाहिए, तो उसका कहना यह था कि हम 1765 ईस्वी में जितना भू राजस्व वसूल करते थे उसी को आधार बना करके हमें भू राजस्व की दर तय करनी चाहिए। बाकी सारे कथन जो है इसमें सही है। कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को परमानेंट चाहता था, जबकि जॉन सोर जो है इस व्यवस्था को निश्चित अवधि के लिए चाहता था, और जॉन सोर ने इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया है। दरअसल हुआ क्या कि 1793 ईस्वी में जब कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को लागू करने के संदर्भ में विचार विमर्श कर रहा था, तो उसके जो सहयोगी थे उन सहयोगियों के विचारों में एक रूपता नहीं थी। हर किसी का विचार अपना अलग अलग है। उन्हीं विचारों को जो है यहाँ स्टेटमेंट में रखा गया है, और इसको फिल्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल आप जानें कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ये है कि जेम्स ग्रांट इसमें राजस्व संग्रह के लिए सन 1765 ईस्वी के भू राजस्व को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जेम्स ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा भू राजस्व संग्रह के लिए कहाँ पर वित्तीय नियंत्रण परिषदों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए, ढाका और मुर्शिदाबाद। ऑप्शन बी, मुर्शिदाबाद और पटना। ऑप्शन सी, पटना और ढाका। ऑप्शन डी, ढाका और हुगली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मुर्शिदाबाद और पटना। दरअसल वारेन हेस्टिंग्स ने लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित दैत शासन व्यवस्था को समाप्त करके भू राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा का सहारा लिया। इजारेदारी प्रथा मतलब नीलामी की प्रथा। जो अधिक से अधिक भू राजस्व देगा उसको नीलामी का अधिकार दिया जाएगा। अब ये जो भू राजस्व वसूल हो रहा था उसका संग्रह करने के लिए उन्होंने मुर्शिदाबाद और पटना में वित्तीय नियंत्रण परिषदों की स्थापना की। क्योंकि यहाँ इन्हीं दो स्थानों पर क्यों किया? क्योंकि उस समय प्रत्यक्ष रूप से बंगाल का क्षेत्र ही इनके अधीन आया हुआ था, तो इसलिए वो देव क्षेत्र जो है उसी के अंतर्गत हैं। तो करेक्ट आंसर इज मुर्शिदाबाद एवं पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुबला हाली प्रथा मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? ऑप्शन ए, उत्तरी भारत। ऑप्शन बी, दक्षिणी भारत। ऑप्शन सी, पूर्वी भारत। ऑप्शन डी, पश्चिमी भारत। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पश्चिमी भारत। दुबला हाली प्रथा मुख्यतः पश्चिमी भारत के सूरत क्षेत्र में प्रचलित थी। है क्या ये? यह एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी की प्रथा थी, जिसमें धनिक वर्ग द्वारा किसी मजदूर को एक मुश्त कुछ धन का भुगतान किया जाता था। उसके ब्याज के एवज में मजदूर से उम्र भर काम लिया जाता था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पश्चिमी भारत। हालांकि और भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इसके यदा कदा उदाहरण मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह पश्चिमी भारत के सूरत क्षेत्र में ही प्रचलित प्रथा थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पश्चिमी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्नवालिस कोड के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है?
ऑप्शन ए, इसमें कानूनों का भारतीयकरण किया गया। ऑप्शन बी, इसमें शक्तियों के पृथक्करण को अपनाया गया। ऑप्शन सी, इसमें कर तथा न्याय प्रशासन को अलग अलग रखा गया। ऑप्शन डी, इसमें कानूनों के संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इसमें कानूनों का भारतीयकरण किया गया। ये असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि कार्नवालिस जब यहाँ भारत में न्याय व्यवस्था में सुधार कर रहा था तो उसने देखा कि यहाँ की न्याय व्यवस्था में कई कमियां हैं, जिस आधार पे कि न्याय को वो अपने नज़रिए से न्याय संगत नहीं मानता था। तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि जितने भी भारतीय कानून प्रचलित थे उनको एक तरह से नज़रअंदाज करके, बल्कि और उसने जो पश्चिमी ढंग का कानून था उसको यहाँ पे लागू करने की कोशिश की। तो इसने कानूनों का भारतीयकरण नहीं किया बल्कि एक तरह से कानूनों का पाश्चात्यकरण किया गया कार्नवालिस कोड में। बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। कार्नवालिस कोड में शक्तियों के पृथक्करण को सिद्धांत को अपनाया गया था और कार्नवालिस कोड में कर और न्याय प्रशासन को अलग अलग भी रखा गया था और इसमें कानूनों के संप्रभुता का सिद्धांत भी अपनाया गया था। मतलब कानून ही संप्रभु हैं, वो सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर जो है वो कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कानूनों का भारतीयकरण किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर वीडियो आपको परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो अभी बहुत से आएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको तभी समय पे मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, अन्यथा आपसे वीडियो मिस हो सकता है। और हाँ, वीडियो पे आप अपनी सलाह या अपने जो भी डाउट हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 1886 ईस्वी में गठित एचिसन कमेटी के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है? ऑप्शन ए, इसका अध्यक्ष एचिसन बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ऑप्शन बी, इसमें वैधानिक सिविल सेवा की समाप्ति की बात की गई। ऑप्शन सी, इसमें सिविल सेवा परीक्षाएं केवल लंदन में कराने की बात की गई। ऑप्शन डी, इसमें प्रांतीय सिविल सेवा के सुदृढ़ीकरण की बात की गई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इसका अध्यक्ष एचिसन बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। एचिसन कमेटी का जो अध्यक्ष है वो पंजाब का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। एचिसन कमेटी ने कहा कि जो लॉर्ड लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा की शुरुआत की थी उसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, उसने ये भी कहा कि सिविल सेवा की परीक्षाएं बस केवल लंदन में ली जाएं। और तीसरी बात, उसने ये कहा कि जो भी प्रांतीय सिविल सेवा है उसको मजबूत बनाने की कोशिश की जाए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एचिसन बंगाल का नहीं बल्कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, धर्म सभा द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का विरोध किया गया। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया गया। ऑप्शन सी, शारदा पैक्ट में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई। ऑप्शन डी, सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शारदा पैक्ट में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई। ये गलत स्टेटमेंट है, बल्कि शारदा एक्ट में लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। दरअसल सन 1929 ईस्वी में हरिविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित किया गया। अब इसमें लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई। बाकी स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे तो करेक्ट है, क्योंकि राधाकांत देव के नेतृत्व में धर्म सभा द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का विरोध किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1891 ईस्वी में जो सम्मति आयु अधिनियम आया था उसका विरोध किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे समाज की बुराइयों को हम ही को दूर करना होगा और अगर ब्रिटिश सरकार ऐसा करती है तो हमारे सामाजिक मामलों में जो है हस्तक्षेप माना जाएगा। अंतिम कथन जो है, सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष तय की गई, ये भी सही है। सिविल मैरिज एक्ट के प्रावधान और शारदा एक्ट के प्रावधान न्यूनतम आयु के संदर्भ में
लगभग सेम है। सिविल मैरिज एक्ट में भी लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। तो हमें फिलहाल ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि लड़कों के लिए शारदा एक्ट में न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष निर्धारित थी, इसलिए ये ऑप्शन सी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी सरकार द्वारा कब अंतर जिला में दासों के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन ए सन 1832 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1833 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1835 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1843 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सन 1832 ईस्वी। सर्वप्रथम कंपनी सरकार द्वारा सन 1832 ईस्वी में अंतर जिला मतलब एक जिला से दूसरे जिला में दासों के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में सन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई और अंततः सन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा एक कानून बनाकर भारत में दास प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया गया। तो फिलहाल यहाँ प्रश्न मूल तथ्यों पे नहीं है, उसके सिमिलर पैरेलल तथ्यों पे है, तो ध्यान रखिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सन 1832 ईस्वी में। सन 1856 ईस्वी में किस अधिनियम के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए विनिमय 15, ऑप्शन बी विनिमय 17, ऑप्शन सी विनिमय 19, ऑप्शन डी विनिमय 21। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विनिमय 15। सन 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसके विनिमय 15 द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता जो है वो प्रदान कर दी गई। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तैयार तो हो गया था लॉर्ड डलहौजी के समय ही, लेकिन इसको पारित या लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। सवाल यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विनिमय 15 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसका गठन सबसे बाद में किया गया था? ऑप्शन ए डेक्कन कृषि राहत अधिनियम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, ऑप्शन सी आगरा काश्तकारी अधिनियम और ऑप्शन डी अवध किराया कानून। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम। उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम जो है 1939 ईस्वी में बना था, 1939। आगरा काश्तकारी अधिनियम जो है 1926 ईस्वी में बना था। अवध किराया कानून जो है 1921 में बना था और डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में बना था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम। इस तरह के सवाल जो है ना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन सवाल के पैटर्न आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। आप देखिए सीधे सीधे सिंपल सवाल तो अब पूछा ही नहीं जा रहा है, वो उनका अगर पूछा भी जा रहा है तो पूरे पेपर में 10 से 15% सवाल जो हैं वो सीधे सीधे हैं, उतना पूछना भी चाहिए। लेकिन बाकी सवाल अब जो पुराना पैटर्न है उसके हिसाब से तो आ ही नहीं रहा है, नए पैटर्न के हिसाब से नए तथ्यों को लाया जा रहा है और इतिहास तथ्यों का भरमार है। सवाल तो कुछ भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। अगर आप ये सोचें कि वन लाइनर फैक्ट, बहुत से आपको मैटर देखने को मिलते होंगे जिसमें आपको वन लाइनर फैक्ट बताया जा रहा है, तो ऐसे सवाल अब आ कहाँ रहे हैं? वो तो बनाना या उस पर वीडियो लाना वो तो आसान काम है, लेकिन अब जो है नए पैटर्न जो है उसमें चीज़ों को बहुत ही डीप जा कर के भी पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए, इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। ऑप्शन बी, यह व्यवस्था निश्चित समय के लिए की गई। ऑप्शन सी, इस व्यवस्था में भूमि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित किया गया। ऑप्शन डी, इस व्यवस्था से बिचौलियों की समाप्ति हुई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इस व्यवस्था में भूमि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित किया गया नहीं। दरअसल 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में की गई। इस व्यवस्था को बाद में बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। इतना फैक्ट आपको पता होगा। इस व्यवस्था के कारण भूमि को एक तरह से निजी संपत्ति में बदल दिया गया। अब जब भूमि निजी संपत्ति हो गई तो उसका क्रय विक्रय भी होगा।
तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के कारण भूमि का क्रय विक्रय तेजी से बढ़ा, इसमें इसको प्रतिबंधित नहीं किया गया था। आप इन स्टेटमेंट को देखेंगे, इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। अब भाई जब किसान भूमि का स्वामी हो जाएगा तो अपने मुश्किलों दिनों में उसकी संपत्ति क्या है? भूमि। तो उस मुश्किल समय में वो अपनी भूमि का ही क्रय विक्रय करेगा। तो इस व्यवस्था में भूमि के क्रय विक्रय को जो है प्रतिबंधित नहीं किया गया था, बल्कि इस व्यवस्था के कारण जो है भूमि का क्रय विक्रय तेजी से बढ़ा और कहीं न कहीं एक ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बढ़ने का भी एक प्रमुख कारण बनता है। तो फिलहाल ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अभी बस ये शुरुआत है। हाँ, हालांकि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में इशू हो सकते हैं क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा मुझे कम आता है। आई होप कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे और एडजस्ट भी कर लेंगे। लेकिन वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा और जो भी वीडियो आपको मिलेगा उसमें प्रश्न आपको स्टैंडर्ड लेवल के ही मिलेंगे, परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण रहेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए वीडियो बना दिया और आपने देख लिया और हो गया, नहीं। अगर आप चैनल पे लगातार बने रहेंगे और वीडियो को देखेंगे, सीरियसली देखेंगे, बाकी इसका एक प्रिंट लेकर के आप अगर इसका कलेक्शन बनाते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय में ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और हाँ, देखने में आपको ये 10 प्रश्न लग सकते हैं, लेकिन इनकी जो व्याख्या बताई जा रही है उन सब चीज़ों को आप जोड़ लो तो आपको एक वीडियो में 40 से 50 तथ्य मिल जाते हैं जो परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस 10 प्रश्नों पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, आपको इसकी व्याख्या पे भी बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए कि क्या क्या है। अब जैसे इस प्रश्न को ही देख लीजिए, इसमें आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में 4 तथ्य मिल गए। अब इन 4 तथ्यों को अगर आपने दिमाग कर लिया तो आप तो छोटे मोटे जो 100 शब्दों के आंसर राइटिंग है उसको भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें कर लीजिए। बाकी कॉन्सेप्ट वीडियो जब आएंगे तो इन सारी चीज़ों को इतना एलाबोरेट करके बताया जाएगा कि उसके बाद आपको शायद किसी किताब की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिलहाल चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अपने विचारों को मुझे ज़रूर बताते रहिए, जिससे कि मैं समय समय पे और सुधार कर सकूं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरे सारे वीडियो के PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम से जा कर के उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।